प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता को पढ़ाऊंगी और उस कविता की व्याख्या करूंगी, भावार्थ बताऊंगी और आपको समझाऊंगी। आत्मकथ्य कविता जो है जयशंकर प्रसाद ने तब लिखी, एक बार उनके मित्रों ने कहा, उनके प्रशंसकों ने कहा कि आप अपने बारे में कुछ लिखिए। आत्मकथ्य का मतलब होता है अपने विषय में बताना। उन्होंने कहा कि आप अपने विषय में कुछ सबको बताइए, आप इतने महान कवि हैं तो इससे सब प्रेरणा लेंगे। तो कवि कहते हैं कि आखिर मैं आत्मकथा क्यों लिखूं, अपने बारे में मैं क्या बताऊं, क्या लिखूं। तो बहुत सारे कारण बताते हैं कि मैं आत्मकथा आखिर क्यों लिखूं। तो वही कारण यहाँ पे दिए गए हैं। कविता देखिए, कविता पढ़ने से ही थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। कविता ऐसे पढ़ना है कि पढ़ते ही कुछ तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका अर्थ यह हो। तो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये भंवरा है, इसे कहते हैं भ्रमर। भंवरा जब फूलों पे गुंजार करता है, जब फूलों पे जो है इस तरह से करके वो आवाज़ करता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने जीवन की कहानी कह रहा हो। लेकिन ये सारे फूल पत्ते ये तो थोड़े दिन के हैं जीवन के, तो कौन सी कहानी बताएगा भंवरा। एक बार जीवन में सुख आता है फिर चला जाता है। तो वैसे ही कवि भंवरे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अपना उदाहरण देते हैं कि देखो हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन रूपी पेड़ है, मेरी जीवन में इतनी खुशियाँ थी चारों तरफ, उसमें सुख था, आनंद था, खुशी थी, चारों तरफ जो है चहक थी जीवन की, खुशी खुशी जीवन में था, सुखी सी वो सुख जीवन में था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पतझड़ की तरह, पतझड़ जैसे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों में। अब यहाँ देखिए घने वृक्ष का उन्होंने उदाहरण दिया, और यहाँ पे उदाहरण दिया ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते अब गिरने वाले हैं, पीले हो गए हैं, सूख गए हैं। तो हमारा जो अब जीवन है ऐसे ही है। एक तो समय अवसान का है, मतलब पूरी ज़िंदगी हमारी बीत चुकी है। अब मैं जब थोड़ी सी पत्तियां पेड़ में बची हुई हैं, थोड़ा सा जीवन हमारा बचा हुआ है, तो मैं कौन सी आत्मकथा बताऊं और बताकर करूँगा क्या। तो जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख व और आनंद रूपी पत्तियों से भरा था, अब उसकी सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कभी इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, वो बहुत दुखी हैं। उनका जीवन जो है पतझड़ की तरह हो गया है। पतझड़ में क्या होता है कि सारे पत्ते गिर जाते हैं और पेड़ एकदम रूखे सूखे से खड़े रहते हैं। वो बहुत ही एक भयानक सा दृश्य होता है जब सारे पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ों पे फूल नहीं होता, पत्ता नहीं होता है। तो उससे जो है जीवन के दुख की तुलना की गई है कि जब सारे सुख चले जाते हैं जीवन के, तो जीवन कैसा हो जाता, पतझड़ की तरह हो जाता है, जैसे पत्ते गिर जाते हैं। आगे वो बताते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, नीलिमा मतलब होता है आकाश, अनंत मतलब जिसका अंत न हो, और गंभीर का मतलब है बहुत ही गंभीरता है उसके अंदर। तो इस गंभीर अनंत आकाश में असंख्य लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखा है, कितने लोगों के बारे में बताया गया है, भरा पड़ा है पूरा। यानी कहने का मतलब यह है कि इतने सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कह रहे हैं कि जो लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं वो लोग अपना मजाक उड़ाते हैं, अपने पर ही व्यंग करते हैं, वो अपनी कमज़ोरियों को लोगों को बताते हैं। जब हम अपने बारे में लिखेंगे तो हम अच्छाइयाँ ही नहीं बताएंगे, हम कमज़ोरियाँ भी बताएंगे, बुराइयाँ भी बताएंगे। तो कवि कहते हैं कि ऐसा करके वो अपना ही उपहास उड़ाते हैं, अपना ही मजाक उड़ाते हैं। तो कहते हैं वो, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती,
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि कहते हैं कि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा, क्योंकि कवि बहुत ही ईमानदार है, आत्मकथा लिखने वाला बहुत ही ईमानदार होता है, क्योंकि वो अपनी अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी बताता है। हर कोई आत्मकथा नहीं लिख सकता है। जिसमें अपनी कमज़ोरियों को बताने की हिम्मत होती है वही आत्मकथा लिख सकता है। तब वो कहते हैं कि जब मैं अपनी दुर्बलता बताऊंगी, कमज़ोरियाँ बताऊंगा मैं जब अपनी, तो तब भी कहते हो, अपने मित्रों से कहते हैं, प्रशंसकों से कहते हैं कि तब भी आप कहते हो कि मैं अपनी सारी कमज़ोरियाँ और अपने पर बीती हुई जो भी दुख हम पे बीता है वो सब मैं कह डालूं, वो मैं अपनी आत्मकथा में लिख दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या होता है कि जब हम दूसरों के दुख को देखते हैं, ये इंसान का स्वभाव होता है कि जब हम दूसरे के जीवन में कमियां देखते हैं तो हमें खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में तो कमियां नहीं है ना। हम अपने को महान समझने लग जाते हैं और उसको जो है छोटा समझने लग जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर, ये खाली घड़े का समान मेरा जीवन है। मेरा जीवन खाली घड़े के समान, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब तुम रीति गागर देखोगे, खाली गागर देखोगे, तो तुम्हें तो बड़ा मज़ा आएगा कि वो इसके जीवन में तो कुछ भी नहीं है। और क्या होगा? तुम हंसोगे, तुम सब देखकर मेरा मजाक उड़ाओगे कि देखो इसके जीवन में तो कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मीरा रस ले अपनी भरने वाले। कभी कहते हैं, आप उल्टे अपने दोस्तों से ही कहते हैं कि जब तुम हमारे जीवन के दुखों को देखोगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली था, खुशियाँ थी ही नहीं उसमें, तब जो है कहीं तुम्हें ऐसा न लगे कि तुमने ही खाली किया हो, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में दुख आए। कहीं ऐसा न समझने लग जाओ अपने को। और अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ऐसा न लगे आपको कि मेरा जो है सुख लेकर तुमने अपने जीवन रूपी घड़े को भर दिया। यहाँ बहुत सारी बातें आप सोच सकते हो, इसमें कोई उनको धोखा दिया हो, उनको पीछे छोड़ दिया हो, उन्हें नीचे गिराने की कोशिश किया हो, उन्हें दुखी करने की कोशिश, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का आनंद लेकर कहीं तुम जो है प्रसन्न तो नहीं हो गए, खुश तो नहीं हो गए, अपने जीवन का सुखी तो बना नहीं लिए। इसलिए अगर मैं जो है अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो तुम भी कहीं ना कहीं अपने को दोषी समझोगे। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यहाँ पे देखो मानवीकरण अलंकार है, आपके पोर्शन में है अलंकार मानवीकरण। यहाँ सरलता को दिखाया गया है जैसे कि कोई मनुष्य हो। तो अरी सरलते, हे मेरा भोलापन, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अगर मैं अपनी कमज़ोरियों को बताता हूँ, मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान था, अगर मैं अपनी कमज़ोरियों को बताता हूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने भोलेपन का जो है मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं बहुत ही सरल और सीधा था। अगर जीवन में मैं अपने दुखों को जो भी घटित हुआ है आपके सामने रखूंगा तो मेरी सरलता, मेरा भोलापन, मेरा सीधा साधा जीवन यह सोचेगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। तो यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी कि हे सरलते, हे मेरे सीधा साधा जीवन, मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। और जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें अपनी भूलें, जो भी मैं गलतियाँ किया, जो मैंने गलतियाँ किया उसको, और प्रवंचना, जो दूसरों ने मुझे धोखा दिया, उसको लिखना पड़ेगा। तो मैं जो है अपनी गलतियाँ और दूसरों ने जो मुझे धोखा दिया उनके बारे में भी दिखाना पड़ेगा। तो क्या ये सही रहेगा आत्मकथा लिखना? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ पे कवि ने स्पष्ट नहीं कहा है कि मेरी पत्नी, लेकिन पत्नी को ही लेते हैं कि कवि की पत्नी की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी।
और अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की यादें अब कवि के जीवन जीने के एकमात्र सहारा है, क्योंकि वो जो यादें हैं ना उसी के सहारे कवि जी रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को अपनी उज्जवल गाथा कहा है। जीवन का जो है एक उजला मतलब खुशियों से भरा दिन, उसको पत्नी के साथ बिताए हुए खुशी के दिन यानी वो मेरे जीवन की उज्जवल गाथा थी के रूप में देखते हैं, और उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। जो अपनी के पत्नी के साथ जो खुशियाँ मतलब बांटे हैं वो किसी के वो बताना नहीं चाहते हैं, अपने अंदर ही रखना चाहते हैं, वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि जब आत्मकथा लिखेंगे तो ये सब बताना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों लिखूं, जो अंतरंग बातें हैं, जो मेरी पत्नी के साथ खिलखिलाकर हंसने वाली बातें हैं, वो मैं क्यों बताऊं सबको। और फिर कहते हैं कि चांदनी रातों में मैंने अपनी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए प्यार भरी मीठी बातें करता था। जो समय बिताया वो जो है मीठी यादें, वे मीठी यादें तो अब मेरे जीवन जीने का एकमात्र सहारा है, मैं क्यों अब बताऊं उसे। और फिर कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। यहाँ पे कवि ने कहा है कि मैं जीवन में सुखों का स्वप्न देखता था, मेरे जीवन में सुख आया ही नहीं, और मैं जो है सपने में भी सुख देखता था कि मेरे जीवन में सुख आने वाला, लेकिन जैसे आँख खुलती थी तो वो जो है ऐसे लगता था हंस कर मुझे चिढ़ाकर मुझसे दूर भाग गया कि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। मिला कहाँ वह सुख, मुझे जीवन में कभी सुख मिला ही नहीं। मैं जिसका सपना देखता था और जब मैं आंखें खुली सपना देख रहा था, एक सुख मेरे सामने खड़ा है और मैं बाहें फैलाया कि सुख अपने पास ले लो, उसी समय जो है सुख मुस्कुराकर भाग गया, हमसे दूर चला गया, मेरे जीवन में सुख आया ही नहीं। और फिर कहते, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब यहाँ पे देखो, अनुरागिनी उषा लेती थी, यहाँ पे भी मानवी करण अलंकार है। तो यहाँ पे कवि ने अपनी पत्नी की सुंदरता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके लाल गाल ऐसे प्रतीत होते थे मानो उसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में प्रेम भरी सुबह भी, सुबह बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही शांति होती है, सौंदर्य होता है, फूल खिले होते हैं, सूरज निकल रहा होता है, बहुत ही मतलब इतना सुंदर दृश्य होता है सवेरे का, भोर का। तो उन्होंने कहता है, कवि ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी से ही उन्होंने इस मिठास को लिया है, इस सौंदर्य को लिया है, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी और सुबह उसी से उधार ली है। अब आगे कभी कहते हैं उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, और सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उन्होंने कहा कि उसकी स्मृति यानी मेरी पत्नी की यादें, पाथे मतलब सहारा, भोजन होता है लेकिन रास्ते के अर्थ में, यानी थके पथिक, मैं यहाँ पे थका हुआ यात्री हूँ, जीवन रूपी पंथा मतलब रास्ता, जीवन रूपी रास्ते पे चलते चलते और दुखों को ढोते ढोते मैं थक गया हूँ। अब मैं किसके सहारे जी रहा हूँ, उसकी स्मृति, मेरी पत्नी की यादें ही मेरा सहारा हैं, जिससे मैं ये जीवन जी रहा हूँ, उस जीवन जो रूपी रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं एक थका हुआ यात्री हूँ, क्योंकि दुखों के इतने थपेड़े खाए, इतने जीवन में दुख आए उनके कि वो थक चुके हैं। अब कैसे जी रहे हैं, पत्नी की यादें। और वो कहते हैं, लोगों को कहते हैं, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को। कंथा जानते हो, कथरी, बिछौना, ये सिला होता है, इसके अंदर जो है बहुत छोटे छोटे कपड़े भरे होते हैं, है ना, पुराने फटे कुछ भी कपड़े ऐसे ही भरे होते हैं, ऊपर का कवर सुंदर होता है। तो कहते हैं कि जब इस सीवन को निकाला जाएगा, जब इस कथरी के सीवन को, सिलाई को निकालोगे तो अंदर क्या मिलेगा, फटे पुराने चीथड़े कपड़े। तो ऐसे ही मेरे जीवन में जब आप उसे खोल कर देखोगे, जब मैं आत्मकथा लिखूंगा, बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो वो कथरी में भरे हुए चीथड़े के समान है। वो सब इतने दुख हैं कि जब बाहर आएंगे तो वो देखकर आप सब आश्चर्य में हो जाओगे। तो क्यों सीवन को उधेड़ कर देखना चाहते हो, मेरे जीवन यहाँ कौन है, कंथा, ये कथरी है, और सीवन कौन है,
ये वो उसके अंदर जो जो कथरी के अंदर जो है जो भरा हुआ है उसको उधेड़ना, सिलाई। ये जो सिलाई है इसे कहा गया है सीवन। अगर इसको उधेड़ोगे यानी मेरी आत्मकथा जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो है बहुत ही दुख नजर आएंगे उसमें। और फिर कहते छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। बड़ी बड़ी कथाएं मेरे जीवन की, इतने बड़े बड़े दुख हैं कि ये जीवन छोटा पड़ गया। अगर मैं कहने लग जाऊंगा ना कि पूरा जीवन छोटा पड़ जाएगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरे छोटे से जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ और मैं उसे कैसे लिखूं अपनी आत्मकथा में। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अभी यही बेहतर है कि मैं अपनी आत्मकथा न लिखूं, सिर्फ दूसरों की सुनता रहूं और चुप रहूं। जब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं है तो मैं क्या लिखूं। और सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे। आप लोग कहते हो मेरे मित्रों, आप सब बहुत अच्छे हो, आप कहते हो कि मैं आत्मकथा लिखूं। मेरी आत्मकथा बहुत ही भोली है, बहुत ही सीधी सादी है। सुनकर क्या करोगे आप लोग मेरी आत्मकथा को। उसी अभी समय भी नहीं, अब वो समय नहीं है कि मैं आत्मकथा बताऊं, मैं अपने बारे में लिखूं। क्योंकि मेरा दुख जो है वो थक कर मेरे जो मौन व्यथा, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरा दुख अब गूंगा हो चुका है, चुप हो गया है और वो थक कर सो गया है। मेरा दुख अब थक कर सो गया है, वो बोल ही नहीं सकता, इसलिए उसे सोने दो, उसको वहीं रहने दो, शांत रहने दो। अगर मैं कहना शुरू करूँगा, आत्मकथा लिखना शुरू करूँगा तो तुम्हें भी बहुत दुख होगा और मुझे भी बहुत दुख होगा। ये कविता है। और आत्मकथ्य उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जीवन में ऐसी क्या महानता है कि जो मैं आत्मकथा लिखूं। क्या प्रेरणा लेंगे मुझसे, मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये मैंने बिंब लिए हैं, उदाहरण लिए हैं। ये भंवरा है जो जिसका उदाहरण दिया गया है। ये घना वृक्ष है कि जब उनके जीवन में सुख थे और ये पतझड़ का मौसम, सारे पत्ते नीचे गिर रहे हैं। अब तो अंत समय आने वाला है मेरा, इस उम्र में मैं क्या लिखूंगा। पूरा जीवन का दुख और एक खाली गगरी की तरह है मेरा जीवन। और ये जो है यहाँ पे बताया गया कि पूरे आकाश में जो है सब कुछ भरा हुआ है। इतनी आत्मकथाएं तो लोगों ने लिखा है और आप पढ़िए, उससे प्रेरणा लीजिए मेरे जीवन में क्या है। ये कथरी है। कथरी जब बहुत अच्छा उदाहरण है कथरी का कि जब एक कहावत है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब सोचिए कितना बढ़िया यहाँ पे उदाहरण दिया है। कथरी के अंदर भरी हुई चीज़ें दुख हैं, है ना। और जो बाहर का कवर वो बहुत सुंदर, जीवन तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत महान हूँ, बहुत अच्छा कवि हूँ, बहुत लिखता हूँ। मेरे जीवन में जो कथरी की तरह भरा हुआ है दुख, उसे कोई समझ नहीं पाएगा। ये सुबह देखिए और ये थका हुआ, जिस तरह यात्री जो है थक जाता है रास्ते में चलते चलते और जो भोजन साथ में लिया रहता है वही सहारा रहता है, उसी प्रकार से कवि के जीवन में उनकी पत्नी की यादें हैं और वो थक चुके हैं और इसलिए वो चुपचाप रास्ते पे जा रहे हैं उनकी यादों के सहारे। तो इस तरह से कविता है और इसे आप समझ गए होंगे और ज़रूर पढ़िए। नीचे मैंने अर्थ भी दे दिया है, आप अगर नहीं समझ पाए हो तो इनसे भी पढ़ लीजिएगा इस तरह से। तो बच्चों पढ़िए एक बार ज़रूर। अगर आपको प्रसंग आता है, कॉन्सेप्ट आता है तो आप जीवन में अपनी परीक्षा में इसे आराम से लिख सकते हैं और पाठ को समझ सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ